किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले एक सप्ताह से हर प्रदेशों में हर जगह पे ठंडी ने अपना थोड़ा प्रकोप बढ़ा हुआ है। और ऐसे में खास करके देखा जाए तो हमारे जो फसलें हैं वो ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। अगर रबी फसल में बात करें, खास करके जो आलू, टमाटर या जो सरसों की फसल है, इन सब फसलों पे खास करके पाला का ज़्यादा असर होता है, जिससे कि हमारी जो उत्पादन है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। साथ ही साथ धूप नहीं निकलने से सभी फसलों के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं होती है। कभी हम देखते हैं कि दिन भर पूरे दिन कुहासा ही छाए रहता है और ऐसे में सूर्य नहीं निकल की धूप नहीं निकल पाता है। धूप नहीं निकलने से बहुत से फसलों को प्रभावित होता है। और ख़ास करके ऐसे में जो न्यूनतम तापमान होता है वो देखें तो 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास होता है। और दिन का जो अधिकतम तापमान है वो कहीं ना कहीं देखें तो 20 डिग्री से 22 24 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो ये 24 घंटा में जो 5 से 24 डिग्री 22 डिग्री जो सेंटीग्रेड का जो परिवर्तन होता है, 3 गुने 4 गुने की हम बात करें, तो ये जो 24 घंटा परिवर्तन होता है ये खास करके हमारे फसल उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर ठंडी की बात करें तो खास करके सबसे अच्छा ये ठंडी जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए माना जाता है कि जितना अच्छा ठंडी पड़ेगा, जितना कुहासा गिरे या जितना ठंड पड़े, वो गेहूं फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाता है। बाकी साथ ही साथ अन्य फसलों की हम बात करें तो उसमें ज़्यादा समस्याएं आने वाली है, जैसे आलू की फसल है, टमाटर की फसल है, सरसों की फसल में भी आप देखेंगे कि ऐसे मौसम में खास करके लाही का प्रकोप ज़्यादा होगा। और लाई के साथ साथ में मसूर के ये सरसों के पत्तों पे कुछ फफूंदीन बीमारी भी आने लगती है। और आलू की बात करें तो आलू में अभी के समय में खास करके जो हम देखते हैं दिसंबर का आखिरी मंथ का आखिरी सप्ताह हो या जनवरी के बीच में तक हम देखते हैं जब ठंडी में बहुत ज़्यादा पाला की स्थिति आने लगती है, मतलब तापमान 4 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास रहता है और धूप नहीं निकलता है। तो ऐसे में आलू में खास करके पक्ष के झुलसा रोग से प्रभावित होने लगती है, जिसे हम लोग खास करके आम बोलचाल में उसको पाला कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो झुलसा बीमारी होता है आलू की फसल में, खास करके देखें तो 2 प्रकार का होता है। एक अगेती झुलसा होता है, दूसरा पछेती झुलसा होता है। और अभी के समय में जो होता है अगेती झुलसा, वो खास करके बुआई के बाद अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर या नवंबर के महीने में वो देखा जाता है। लेकिन जो पछेती झुलसा है वो खास करके अभी का जो समय में होता है वो पछेती झुलसा होता है। तो इसके बारे में और हम जानकारी लेंगे। इस कड़ाके की ठंड ने किसान भाइयों के सामने गंभीर समस्या खड़ा कर दिया है। और ख़ास करके हम आलू की बात करें तो आलू उत्पादन करने वाले जो किसान भाई हैं उनके यहाँ खास करके सबसे ज़्यादा इस कड़ाके के ठंड के कारण वातावरण में देखें तो नमी बढ़ जाता है और रोशनी कम होने के कई दिनों तक बादल बदला रहता है। तब जाकर के उनके खेतों में पछेती झुलसा का प्रकोप होता है। तो अभी हम जानेंगे कि खास करके देखें तो आलू में 2 तरह के झुलसा बीमारी लगता है। पहला है वो अगेती झुलसा रोग, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक एक कवक के कारण यह लगता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो जब फसल की हम बुआई करते हैं उसके बाद यानी नवंबर और शुरुआत के दिसंबर के महीने तक यह देखने को मिलता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहले जो निचली जो पत्तियां होती है वो छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलता है। और अधिक संक्रमण होने पर आलू का यह रोग ऊपर की ओर बढ़ता है, जिनको अगर बात कर देखने पर चक्रधार रेखाएं दिखाई देती है। इस रोग की वजह से कंद और फल का आकार सही से नहीं बनता है और फसल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए सही समय पर इसका नियंत्रण किया जाए। अब हम बात करेंगे आलू के खेत में जो पछेती झुलसा के बारे में। तो खास करके आलू के खेत में जो पछेती झुलसा जो अभी के लास्ट दिसंबर की बात करें या जो अभी जनवरी के शुरुआत में जब हम देखते हैं जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो तब हमारे आलू के खेतों में देखें तो पछेती झुलसा का प्रकोप होता है।
और इस रोग का जो कवक की बात करें तो फाइटोप्थोरा नामक कवक के द्वारा यह फैलता है। ये इस रोग में क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां का जो सिरे है वो झुलसना टाइप का झुलसा झुलसा दिखाई देता है और पत्तियों पर भूरा रंग एवं काले रंग के धब्बे जो है वो बनने लगते हैं। अगर इस रोग के प्रभाव होने पर फसलों की पैदावार में काफ़ी कमी आती है और जो आलू का जो कंद है उसका आकार भी छोटा हो जाता है। और यह रोग खास करके देखें तो जब मौसम ख़राब होता है उस समय यह बहुत तेज़ी से फैलता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में पूरी की पूरी फसल नष्ट होने लगती है। तो ऐसे में खास करके अगर सावधान रहने की ज़रूरत है और बीमारी को पहचाना जाए, बीमारी की कोई भी हो, जब तक इसकी पहचान नहीं हो तो इसका प्रबंधन भी नहीं होगा। पछेती जो झुलसा है वो बीमारी जो है उसका लक्षण पहचानने के बाद सुबह सुबह खेत में जाकर आलू के सबसे नीचे की पत्ती की सतह को पलटने पर सफ़ेद फफूंदी यानी रुई जैसी कोई संरचना दिखाई दे तो तुरंत दवा का छिड़काव करें। और इसके रोकथाम भी करना भी बहुत ज़रूरी है और खास करके फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। रोग लगने के बाद पूरी फसल नष्ट नहीं तो ज़्यादा अगर उसका नियंत्रण नहीं करें तो अधिकतर देखें तो फसलें जो है वो हमारी नष्ट होने लगेगी। अगर हम आलू के पछेती झुलसा रोग के रोकथाम की बात करें तो जब यह बीमारी हमारे फसलों में नहीं दिखाई दे तब हम खास करके मैंकोजेब युक्त फफूंदनाशक का 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। क्योंकि एक बार यह लक्षण दिखाई देने के बाद मैंकोजेब का देखा जाए तो ज़्यादा असर काम नहीं करता है। अगर बीमारी दिखाई देने लगती है तो खास करके ऐसे खेतों में हमें साइमोइक्सेनिल प्लस मैंकोजेब दवा ये दोनों कॉम्बिनेशन दवा आता है कि 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। या इसी प्रकार फेनोमेडोन में प्लस मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और एक और दवा है मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, यह मिश्रित दवा है को अगर देखें तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपने आलू की फसल पर छिड़काव करना चाहिए। अगर देखें तो 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए और उसी हिसाब से दवा का मिश्रण भी उसी दवा की मात्रा भी उसी अनुसार रखना चाहिए। और ख़ास करके जब देखें कि छिड़काव करके समय में आलू 10 से 15 दिन के अंतराल पर ये लगातार अपने खेतों की निगरानी करें और किसी प्रकार की समस्या आ रही है अगर झुलसा की तो इस दवा को फिर से 10 से 15 दिन पर रिपीट भी दोबारा भी छिड़काव कर सकते हैं। टमाटर के फसल की बात किया जाए तो टमाटर की जो फसल है वो भी पाला खास करके नहीं सहन कर पाता है। अगर टमाटर की खेती के लिए उच्चतम तापमान की बात करें तो 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो टमाटर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम अगर टमाटर को फसल को मिले तो सबसे अच्छा जो विकसित होता है। और इन्हीं सब कारणों से सर्दियों में फल जो होता है वो मीठे और गहरे लाल रंग के होता है। तापमान अगर 38 डिग्री से अधिक होता है तब देखते हैं कि खास करके जो अधिक होने पर जो टमाटर के फूल जो है वो भी झड़ने लगते हैं और साथ ही जो उसका साइज की बात करें तो साइज टमाटर का देखें तो वो छोटा ही रहने लगता है। और ख़ास करके जब अभी ठंडी के समय में देखिए तो जो 6 डिग्री 8-10 डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान और जो अधिकतम तापमान है वो 18-20 डिग्री के आसपास आता है। तब खास करके हमारे टमाटर में भी पाला का असर होने लगता है और उसके कारण आप देखते हैं कि पत्तियों पर पीला धब्बा और ब्राउन कलर का स्पॉट बनने लगता है। और ऐसे में खास करके अपने फसलों को ऐसे में देखते हैं कि टमाटर जो है वो ज़्यादा
जल्दी नहीं परिपक्व, या लाल रंग का जल्दी टमाटर देखें तो वो नहीं हो पाता है, और टमाटर ज़्यादा दिनों तक देखें तो हरा ही रह जाता है। अगर इस तरह की हम बात करें तो टमाटर में ज़्यादा से ज़्यादा जो तापमान कम होने पर वो उसको नहीं सहन कर पाता है। सरसों के फसल में भी ये पाले या शीतलहर जब चलता है उस समय देखते हैं कि एफिड जो होता है लाही, वो हमारे सरसों के फसलों पे गिरने लगता है, और पत्तों पे कहीं ना कहीं फफूंद जनित बीमारी भी देखते हैं कि पत्ता जो है वो सफ़ेद सफ़ेद उस पर स्पोर बनने लगते हैं। तो हमारे सरसों के फसल भी देखें तो खास करके पाला वो सहन नहीं कर पाता है, और उस पर अनेक प्रकार की बीमारी और एफिड जो है लाही कीट का प्रकोप ज़्यादा होने लगता है। और इसके देखें तो पाले का जो असर है वो खास करके देखें तो मटर, टमाटर, मिर्च, बैगन, चना, सरसों और आलू के ऊपर भी फसलों पर पाले का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष हमारे किसान भाइयों को कुछ इसका नुकसान भी उठाना पड़ जाता है शीतलहर और पाले से। तो पाले की वजह से जहाँ किसान भाइयों का फसल उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है, वहीं उन्हें प्रति वर्ष भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर बिहार के किसान देखें तो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तकनीक को अपनाकर अपने फसलों को शीतलहर व पाले से कुछ हद तक बचा भी सकते हैं। जिससे मौसम जाड़े का चल रहा है और आने वाले समय में ठंडा का प्रकोप और बढ़ने वाला है, तो ऐसे में लंबे समय तक जाड़े का असर होने पर अधिक ओले कभी कभी पड़ने की संभावना कभी कभी पड़ जाता है, जिसका असर तो दिन प्रतिदिन तापमान में देखें तो कमी आ रही है, और सुबह और रात के तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। यह खास करके उत्तर भारत में जाड़े का प्रकोप प्रत्येक वर्ष कुछ अधिक ही रहता है, जिसका प्रभाव इंसानों और जानवरों के साथ साथ फसलों पर भी पड़ता है। अधिक सर्दी और पाला गिरने से फसल अचानक जलकर नष्ट हो जाता है। इससे उत्पादकता जो है वो भी इसका विपरीत उत्पादकता भी प्रभावित होता है, और परिणामस्वरूप किसान का जो फसल उत्पादन है वो देखा जाए तो कम हो जाता है। सर्दी का मौसम फसलों की विशेष करके देखभाल करना चाहिए, और फसलों को शीतलहर एवं पाले से बचाने के लिए ससमय कुछ किया जा सकता है। और यह जानना किसानों का ठंडे से कब और कैसे गिरता है पाला, इसके बारे में जैसे हम अभी को बता रहे हैं, जैसे कि वायुमंडल का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी नीचे चला जाता है तो हवा का प्रवाह बंद हो जाता है। इस वजह से पौधों की जो कोशिकाओं के अंदर और ऊपर मौजूद पानी जो है वो जम जाता है, तथा पौधों के ऊपरी और भीतरी हिस्से पर ठोस बर्फ का पतली परत बन जाता है। इसी परत को पाला पड़ना कहते हैं। पाला पड़ने से पौधों की जो कोशिकाओं के जो दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है, और कोशिका छिद्र जो स्टोमेटा होता है वो नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पाला पड़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाष्प की विनिमय प्रक्रिया भी बाधित होने लगती है। शीतलहर और पाले का प्रभाव फसलों के अलावा फलदार पेड़ों की उत्पादकता पर भी बुरा प्रभाव डालता है। खासकर फसलों में जब फूल और फल आने या उनके विकसित होने का समय होता है तभी पाला पड़ने की संभावनाएं भी अधिक रहती है। वैसे फसल जिनमें पाले का प्रभाव हो जाता है उन खेतों में पौधों की पत्तियां और फूल झुलसने लगते हैं। कई फसलें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा तापमान या पाला झेल नहीं पाती। किसान अगर पाला पड़ने के दौरान अपने फसलों की देखभाल अच्छे से न करें तो फसल में लगने वाले फल या फूल झड़कर बर्बाद हो सकते हैं। पौधों पर पाला पड़ने के बाद पत्तियों का जो रंग होता है वो खास करके भूरा हो जाता है। अगर शीतलहर हवा के रूप में निरंतर चलती रहे तो पाले का असर न के बराबर होता है, लेकिन हवा रुक जाए तो पाला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर बात करें खास करके जो हमारे किसान भाई जैसे प्याज का नर्सरी या और सब्जियों का जो अभी ठंडी में जो नर्सरी लगाए हैं, बिचड़ा लगाए हुए हैं,
वो खास करके लो कास्ट वाला जो पॉलीटेनल होता है वो ज़रूर अपने नर्सरी उसी में उगाए। अगर बाहर भी उगाते हैं तो पॉलीथीन या पुआल से उसको ढक देना चाहिए। इसके अलावा अगर वायु अवरोधी बोर या टाटी भी लगाना चाहिए, जिससे कि हवा का सीधे प्रभाव वहाँ न जाए और हवा को हम रोक सकें उसके माध्यम से। और अपने खास करके जैसे पाला पड़ने की संभावना देखते हैं तो हल्का सिंचाई भी करते रहें। मिट्टी का जो तापमान कम, जिससे कि मिट्टी का तापमान है वो कम नहीं होता है। और खास करके सरसों, गेहूँ, चावल, आलू, मटर के खेतों में खासकर किसान भाई सल्फर का, जिसे गंधक का छिड़काव करते रहे। सल्फर के छिड़काव से रासायनिक जो सक्रियता बढ़ जाती है और पाले से बचाव के अलावा पौधों को सल्फर तत्व भी मिल जाता है। अगर सल्फर पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो होता है वो बढ़ाने और फसल को जल्दी पकने में भी सहायक होता है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए किसान खेत के मेड़ों पर वायु अवरोधक जिसे कुछ वृक्ष भी लगा सकते हैं, जामुन का, बबूल का या शीशम का, या थायो यूरिया का 1 ग्राम मात्रा 2 लीटर पानी के साथ घोलकर फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव किसान भाई 15 दिन के अंतराल पे दोहरा भी सकते हैं। और किसान के जो घुलनशील सल्फर है गंधक, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोल कर फसलों के ऊपर छिड़काव करें तो पाले का असर कुछ ठंडक जो है वो फसलों को कम होगा। किसान भी कभी भी एकदम सूर्योदय में जब ओस गिरा हो और पौधा के ऊपर खास करके देखें तो शीत की पानी की कुछ बूंदे रहती है, उस समय ना करें। और जब पानी के कुछ बूंदे जब थोड़ा धूप उगने लगे तब करना चाहिए। इधर पाले के असर को अगर ससमय नहीं रोका जाए तो फसल की जो पत्तियां है या उसकी जो टहनियाँ है और तने सभी बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। पाला खासकर विभिन्न तरह के सब्जियों, पपीता, आम, अमरूद आदि पर बुरा और अधिक प्रभाव डालता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, पपीता, मटर, चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ आदि फसलों पर पाला पड़ने से ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि इसके अलावा अरहर का और को भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस सभी को देखते हुए खास करके उगाई जो भी ठंडी वाली सब्जियां हैं उसको थोड़ा सा पाले से बचाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय को करना चाहिए। अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपको मेरी अगली हर सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। और आपको किसी तरह की और कोई किसी में समस्या या कुछ जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट में आप लिख दें, आपको फिर अगली वीडियो उस पर बना के उपलब्ध करा दिया जाएगा। और कोई भी नई चीज़ या कोई इसमें अब कभी कभी देखा जाता है कि मौसम विभाग के द्वारा विभिन्न राज्यों में खास करके कोहरे का कभी घना का रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कोहरा के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर कोहरा होता क्या है और कैसे बनता है। देखिए तो सर्दियों के जो मौसम, जो ठंडी का समय आता है, इसमें हम देखते हैं कि देर रात या सुबह धुएं या बादल जैसा छा जाता है और इसे कोहरा यानी फॉग, हम इसे ही फॉग कहते हैं। अगर बात करें तो हम लोग के जो चारों तरफ जो उपस्थित वातावरण में जो हवा में जो जलवाष्प, जो नमी यानी वाटर वेपर होता है, जिसे हम लोग नमी कहते हैं, सर्दियों में पृथ्वी की जो हमारा धरती का जो सतह के पास की जो गर्म हवा में मौजूद जल वाष्प ऊपर मौजूद ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाता है और इस प्रक्रिया को संघनन यानी कंडेंसन हम कहते हैं। जब हवा में बहुत ज़्यादा कंडेंसन हो जाता है तो यह भारी होकर पानी के छोटे छोटे बूंदों में बदलने लगता है। आसपास के ज़्यादा ठंडी हवा के जब इस संपर्क में
इसका स्वरूप धुएं के बादल जैसा बन जाता है। और जब ये बादल जैसा धुएं जैसा दिखाई देता है, हमको बहुत ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम लोग कोहरा बनना कहते हैं। खासकर आप देखते होंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा घना कोहरा होता है, क्योंकि उनसे जो स्मॉग धुआं भी निकलता है इंडस्ट्री से।